प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। ज्वालामुखी का नाम आपने कई बार सुना होगा। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत में ज्वालामुखी की सामान्यतः कभी कोई क्रिया आपने न देखी, न सुनी, न पढ़ी होगी, लेकिन संसार के विभिन्न हिस्सों में ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, उन आंतरिक शक्तियों में भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आकस्मिक और शीघ्र घटित होने वाली शक्तियां हैं तथा पृथ्वी की सतह पर उसका तत्काल विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। अचानक घटित होने वाली क्रियाएं हैं। इसलिए आर्थर होम्स के अनुसार वह सारी घटना जिसके द्वारा पृथ्वी की गहराइयों से मैग्मा संबंधित संपूर्ण पदार्थ भूतल की ओर अथवा धरातल पर लाकर बिछा दिया जाता है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। मैग्मा जो आपने अभी पढ़ा, मैग्मा क्या है? मैग्मा देखिए, मैग्मा पिघला हुआ शैल पदार्थ है। शैल मतलब चट्टानी भाग। तो पिघला हुआ शैल पदार्थ है जो भूपर्पटी की ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है। चट्टानें जब तापमान से, अत्यधिक तापमान से पिघल जाती हैं और उसके साथ चट्टानों के, जो पिघली हुई चट्टान के साथ गैस और अन्य पदार्थ जैसे जलवाष्प आपस में मिल जाते हैं, तब उसे लावा कहा जाता है। मैग्मा और लावा का जो अंतर है, ये क्या है? जब चट्टानों का पिघला हुआ रूप जलवाष्प और गैसों के साथ मिला हुआ रहता है, पृथ्वी के नीचे जो मौजूद रहता है उसे मैग्मा, और जैसे ही यह धरातल के ऊपर आता है और धरातल पर आने के पश्चात गैस और जलवाष्प इससे अलग हो जाती हैं, तब इसी पिघले हुए रूप को, चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप है, इसे लावा के नाम से जाना जाता है। मैग्मा की जो स्थिति है वो लगभग धरातल के नीचे 50 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसकी रचना मुख्य रूप से बैसाल्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों से होती है। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि पृथ्वी में गहराई में जाने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। प्रति किलोमीटर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी के साथ साथ पृथ्वी के धरातल में मौजूद जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, उनके विखंडन से भी ऊष्मा निकलती है और इसके साथ साथ भू प्लेट विवर्तनक, प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, उन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप धरातल के नीचे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया है, वो ज्वालामुखी क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जागृत ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव, डोरमेंट सुषुप्त, और एक्सटिंक्ट अथवा मृत ज्वालामुखी। जो एक्टिव ज्वालामुखी हैं, वो एक्टिव ज्वालामुखी, इनसे लगातार समय समय पर लावा के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी उद्गार होता रहता है, जैसे मोनोलोवा ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी आदि। इसी प्रकार से जो सुषुप्त ज्वालामुखी है अर्थात डोरमेंट ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखियों में कई सदियों से कोई उद्गार नहीं हुआ होता तथा निकट भविष्य में भी उद्गार की कम संभावना इनमें होती है। ये ज्वालामुखी लंबी अवधि तक शांत रहने के पश्चात अचानक पुनः सक्रिय भी हो जाते हैं, जैसे विसुवियस ज्वालामुखी। तीसरा जो प्रकार है वो है
शांत अथवा मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जिस ज्वालामुखी के उद्गार के हजारों वर्षों से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं तथा उसके क्रेटर में पानी भरने से झीलें बन जाती हैं, वो मृत ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती है, जैसे किलिमंजारो ज्वालामुखी। ये देखिए, ये एक्टिव वोल्केनो है, ये आपकी सुषुप्त ज्वालामुखी, और ये मृत ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी के क्रियाशीलता के आधार पर ये 3 प्रकार हैं, जागृत, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो उद्गार निकलते हैं, उन उद्गारों को, ज्वालामुखी जो उद्गार हैं, उन उद्गारों को 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय पदार्थ, तरल पदार्थ तथा ठोस पदार्थ। जो गैसीय पदार्थ हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले, इनमें हैं कुल ज्वालामुखी उद्गार का लगभग 5% जो है वो गैसीय पदार्थ होते हैं, जिनमें लगभग 80 से 90% तक जलवाष्प होती है और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस आदि निकलती हैं, जो आसपास की वनस्पति और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा, गैसीय पदार्थों के अलावा तरल पदार्थ के रूप में लावा निकलता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये बिल्कुल चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसका तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, और इस अत्यधिक तापमान की वजह से चट्टानें पिघली हुई अवस्था में लगातार एक ग्लेशियर की भांति, नदी की भांति पिघलती हुई, बहती हुई जा रही। तो तरल पदार्थ के रूप में जो सबसे प्रमुख पदार्थ निकलता है वो है लावा। लावा में जो सिलिका की मात्रा है, उस सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से अधिसिलिक लावा तथा अल्पसिलिक लावा। अधिसिलिक, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, अर्थात जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग 75% से अधिक है, वह अधिसिलिक लावा कहलाता है, और जिसमें सिलिका की मात्रा 40% से लगभग कम पाई जाती है, उसे अल्पसिलिक लावा के नाम से जाना जाता है। अधिसिलिक लावा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के कारण धीरे धीरे बहता है, शीघ्रता से जमता है, इसलिए ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। जबकि इसके विपरीत अल्पसिलिक लावा, सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से यह पतला होता है, और पतला होने की वजह से शीघ्रता से प्रवाहित होता है तथा पठारों का निर्माण करता है। ठोस पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निकलते हैं, उन ठोस पदार्थों में ये देखिए, मुख्य रूप से वोल्केनिक ऐश अथवा राख है। इनका आकार बालू के कण के आसपास रहता है, और राख के कणों से लेकर विशाल शिलाखंड तक ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से निकलते हैं। छोटे कणों को ब्रेसिया, राख के टुकड़ों को टफ, बड़े टुकड़ों को लापिली तथा और बड़े टुकड़ों को प्यूमाइस अथवा वोल्केनिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो उनकी साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अनुसार विभिन्न प्रकार के उनको नाम दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े शिलाखंड है, ये ज्वालामुखी बॉम्ब के नाम से जाने जाते हैं। बॉम्ब मतलब जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां से धरातल टूटकर किसी भी अन्य स्थान पर जाकर गिरता है, बॉम्ब के रूप में, अर्थात किसी की भी जान भी ले सकता है,
इसलिए इसे ज्वालामुखी बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार से मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, गैसीय पदार्थ, तरल पदार्थ तथा ठोस पदार्थ। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में ज्वालामुखी से बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति तथा ज्वालामुखी के वितरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।